हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 10 को, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इस चैप्टर की जो आगे की टॉपिक थी सेल साइकिल और माइटोसिस, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस और बचे हुए कुछ टॉपिक को, और फिर उसके बाद चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में कि माइटोसिस जो होता है उसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो उसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है। ठीक है, एक से दो सेल बने। अब मियोसिस क्या है कि मियोसिस में एक से चार सेल बनते हैं, इसमें हैप्लॉइड सेल बनता है। ये ध्यान से सुनिएगा कि माइटोसिस में एक से दो सेल बने, वहाँ बना डिप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ। लेकिन मियोसिस में क्या है कि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, और एक सेल से वो चार सेल का डिवीज़न होता है, और इसीलिए इसमें हैप्लॉइड सेल बनते हैं। माइटोसिस क्या है कि पूरे बॉडी में होगा, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में जहाँ भी सोमैटिक सेल पाए जाएंगे वो सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं, उनमें माइटोसिस होगा। और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में ही होगा। जर्म सेल में जितने भी इस तरह के टेस्टिस इस समय जो हम लोग स्पर्म होते हैं, फिर फीमेल में ओवा हो गए, तो ये सब तरह में मियोसिस होगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ लाइनों को हाईलाइट किया हुआ है। ये बेसिकली वो सब लाइनें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। और ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक रखें। अंत तक देखिएगा तभी पता चलेगा कि ये मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। और आप लोगों को बेसिकली ये पता चल जाएगा ना कि बायोलॉजी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। कितनी ईजी से मैं आज आप लोग को समझाऊंगा ना, आप लोग अरे यार बायोलॉजी इतना ईजी था, मैं तो बेफालतू का डर रहा था। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ईजी लगने वाला आप लोग को। तो आता है पहला टॉपिक, मियोसिस। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes with each with a complete haploid set of chromosome। इसमें यह कह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें क्या होता है, दो गैमेट की फ्यूज़न होता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है, फिर एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें तो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन जो गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें वही कह रहा। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट reduce द क्रोमोसोम नंबर by half result in the production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis। तो बेसिकली क्या मैंने बताया था कि गैमेट्स में होता है मियोसिस, जो स्पर्म हो गए ओवम ये सब गैमेट्स होते हैं। तो गैमेट्स जिस सेल से बनेगा वो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें मियोसिस होगा और वो फिर हैप्लॉइड सेल बनाएगा जो कि होगा गैमेट। ठीक है, तो ये से जो प्रोसेस होता है इसमें जो सेल डिवीजन है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है और एक का चार सेल बन रहा है, उसी को कहेंगे हम लोग मियोसिस। एकदम याद रखिएगा कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase। इसमें यह कह रहा है कि जो लाइफ साइकिल होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होता है इसमें हैप्लॉइड फेज होता है, डिप्लॉइड फेज होता है। तो हैप्लॉइड फेज को इंश्योर करता है मियोसिस, उससे हैप्लॉइड फेज बना, गैमेट आया, रिप्रोडक्शन हुआ, ऑफस्प्रिंग बना। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ऑफस्प्रिंग तो हम लोग जान रहे हैं डिप्लॉइड बना, तो उसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है वो डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है। तो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें दो फेज होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड फेज को इंश्योर करेगा मियोसिस और डिप्लॉइड फेज को इंश्योर करेगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोग मियोसिस के बारे में कब पढ़ेंगे, जब गैमेटोजेनेसिस होगा एनिमल एंड प्लांट में। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, गैमेट्स का बनना, उसी को कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division
called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at S phase. Meiosis involves a pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome. 4 haploid chromosomes are formed at the end of meiosis 2. Meiotic event can be grouped under following phases. तो देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, मियोसिस में दो तरह की सेल साइकिल चलती है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2, ठीक है। ये हो गया दो तरह का, जिसमें कि न्यूक्लियस और सेल का डिवीज़न होगा दो तरह का। फिर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वो एस फेज में होता है, और एस फेज आता है इंटरफेज में। इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1, एस फेज और G2। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस, दूसरे लाइन में लिखा कि मियोसिस 1 जो है, जैसे पेरेंटल क्रोमोसोम है, जब वो रेप्लिकेट करके सिस्टर क्रोमेटिड बना दे रहा है एस फेज में, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम का भी हो रहा है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड बना दे रहा है तो वहीं से मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस में होता क्या है, तो मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम है, इसीलिए होमोलोगस कहा जा रहा है, उनके जो नन सिस्टर क्रोमेटिड रहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। नन सिस्टर मीन्स कि एक क्रोमोसोम है और 2 क्रोमोसोम है, दूसरा ए और बी दोनों एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, होमोलोगस तो कहलाएंगे। लेकिन क्या है कि ए का जो सिस्टर क्रोमेटिड है और बी का जो अपना सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में नन सिस्टर होंगे, तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, जो कि होगा पैकाइटीन में। पैकाइटीन बोलिए या पैकिटीन, ठीक है। और जब इसका मियोसिस 2 का एंड होगा तो उस समय 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें 4 स्टेज होते हैं। मियोसिस 1 में होता है पहला प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। फिर मियोसिस 2 में होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। पहला आता है मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में क्या होगा ये देखते हैं। प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक फर्स्ट डिवीजन is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. सॉरी, हाँ, तो जो प्रोफेज होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का, मीन्स मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है वो टिपिकली लॉन्गर चलता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेरिजन टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। क्योंकि जो मियोसिस में जैसे है ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सेम माइटोसिस में भी होता है, बस मियोसिस में डबल बार रिपीट होगा, क्योंकि एक का 4 सेल बनाना, उसमें एक का 2 ही बनाना, तो वो एक ही बार होगा, ठीक है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइड इंटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो क्या है कि प्रोफेज 1 तो हम लोग पढ़ लिए कि बेसिकली इसमें होगा क्या। तो इसमें क्या है कि प्रोफेज 1 5 फेज में डिवाइड होता है, जिसके हम लोग समझेंगे कि बेसिकली प्रोफेज 1 में होगा क्या ओवरऑल, ठीक है। पहला होगा लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब ये क्या है कि इसको आपको याद रखना है। याद कैसे रखिएगा, ट्रिक बना लीजिए। जैसे लिप्टोटीन का एल ले लीजिए, जाइगोटीन का जे, जेड के बाद पैकेटीन का पी, डिप्लोटीन का डी और डाइकाइनेसिस का डी। ये सब को लेके आप अपना कुछ एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैं जब पढ़ता था कोचिंग में, तो मेरे टीचर ने एक ट्रिक दिया था कि आप लोगों को सुन के हंसी भी आएगी। एल से है कि ले जाएंगे पापा डिज्नीलैंड दिखाने, ठीक है। एल से ले, जेड से जाएंगे, पी से पापा, डी से डिज्नीलैंड, डी से दिखाने। तो इसे आप लोगों को याद आएगा लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। ट्रिक्स तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ को ट्रिक बना के ही याद किया जाता है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, एक करके देखते हैं कि इन सभी में होता क्या। ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज the chromosome become gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosome continues throughout the लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में बेसिकली क्या होगा, जो क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होने लगेगा, मीन्स वो कॉम्पैक्शन मीन्स कि अगर वो इधर उधर बटे हुए हैं तो वो एक जगह में आने लगेगा, ठीक है, उनका कॉम्पैक्शन होने लगेगा। फिर आता है लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। और एक और बात, लिप्टोटीन में जब कॉम्पैक्शन होने लगे तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, उसके अंदर भी क्रोमोसोम दिखने लगे, उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन।
जाइगोटीन में क्या होता है ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। Such paired chromosomes are called homologous chromosome. Electron micrographs of this stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosome is called bivalent or a tetrad. तो इसमें कह रहा है कि जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में बेसिकली यही होगा कि जो क्रोमोसोम लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन हो रहा था, जब वो पास आए तो फिर पेयरिंग शुरू कर दी। तो ये जो पेयरिंग हो रहा है ये जाइगोटीन में होगा, ठीक है। तो जाइगोटीन में पेयरिंग शुरू होगा, पेयरिंग होगा तो एक एक करके अपना एक पेयर में दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके बनेंगे, ठीक है, दो ऊपर दो नीचे, तो ऐसे ऐसे करके पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो जो पेयरिंग करेंगे उस प्रोसेस को कह लेंगे हम लोग सिनेप्सिस। और जो क्रोमोसोम होगा दोनों एक जैसे होंगे तो वो हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, और उनमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा उनके साथ। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो रहेगा वो उसको कहेंगे हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पेयरिंग होगा, प्रोसेस को सिनेप्सिस कहे, क्रोमोसोम को होमोलोगस का है क्योंकि एक जैसा दिख रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होगा जो कि कहलाएगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये पेयर में रहेगा जिसको कहेंगे हम लोग बाइवेलेंट या टेट्रा, ठीक है। However, these are more clearly visible at the next stage. The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is पैकेटिन। अब क्या है कि इसमें यह कह रहा है कि लिप्टोटीन हो गया कॉम्पैक्शन, जैगोटीन में पेयरिंग। अब ये दोनों शॉर्ट लिप्ट होते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते हैं, ये अपना काम किया ख़त्म, फिर आया पैकेटिन तीसरा स्टेज प्रोफेज 1 का। अब पैकेटिन में क्या होता है ये देख लेते हैं। During this stage, the four chromatid of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appears as tetras. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the site at which crossing over occurs between nurse-sister chromatids of the homologous chromosome. Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. तो अब इसमें क्या है कि पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। पेयरिंग करके अपना तो पहले कॉम्पैक्शन हुआ, फिर पेयरिंग करके अपना अपना क्रोमोसोम बना लिया। एक क्रोमोसोम में 4 सिस्टर क्रोमेटिड रहेंगे, याद रखिएगा जो क्रोमेटिड रहेगा वो 4 रहेगा, 2 ऊपर 2 नीचे। अब बीच में किससे जुड़े रहेंगे, सेंट्रोमियर से, और एक डिस्क शेप रहेगा जिसको कहेंगे हम लोग काइनेटोकोर। तो जब ए बन गया क्रोमोसोम और बी भी बन गया, तो अब क्या है कि दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगा, दोनों के नन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो पैकेटिन में बेसिकली क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, तो जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे का शेयर करते हैं, वो उसी प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से। और इसमें क्या है कि क्रॉसिंग ओवर एक इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, उसमें एक इंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और उस इंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब आता है डिप्लोटीन। The beginning of diploptin is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossovers. These X-shaped structures are called chiasmata. In oocyte of some vertebrates, diploptin can last for months or years. अब आता है इसमें डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या है, पैकेटिन में हम लोग देखें कि इसमें बन गया आपका ये क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गया दो नन सिस्टर क्रोमेटिड में, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब क्या है कि ये जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो अब ये अपना एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल लेके अब अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो भी अब ख़त्म हो जाएगा, और जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम है बाईवैलेंट का, उनका भी टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा, और वो अब एक दूसरे से जब एक्सचेंज हो जाएगा तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो डिप्लोटीन में क्या हुआ, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ जिन होमोलोगस क्रोमोसोम में, अब वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा, और एक एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा। एक्स शेप्ड ऐसे बनता है, देखिए ऐसे, इसी को कहेंगे काइस्माटा। ये जब होता है ना तो बेसिकली यहाँ होके ऐसे करके क्रॉसिंग ओवर होता है, देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और यहाँ पे, अब ये क्रॉसिंग ओवर किया एक दूसरे का ले लिया तो अब ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बनाएगा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहेंगे काइस्माटा। अब आता है प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज जो कि है डाइकाइनेसिस। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ
chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. Dikinesis represents transition of metaphase. तब डाइकानेसिस में क्या होगा ये देख लेते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि डिप्लोटीम में काइस्माटा बना, अपना क्रॉसिंग ओवर हो गया. अब क्या है कि काइस्माटा जो उनका टर्मिनाइजेशन होगा, मीन्स उनका टर्मिनाइजेशन का मतलब होता है ख़त्म करना. ठीक है, तो काइस्माटा जो बना अब उनका टर्मिनाइजेशन होगा, मीन्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. फिर उसके बाद क्या है कि जो डाइकानेसिस में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गए, न्यूक्लियोलस होंगे और न्यूक्लियर एनवेलप ये डिसअपियर हो जाएगी. फिर जो अंदर का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि मियोटिक स्पिंडल बनेगा और मियोटिक स्पिंडल बन के फिर वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है यहाँ पे फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा, मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो गया, काइस्माटा बना एक्सेप्ट का हम लोगों ने देखा स्क्रीन पे ऐसे. फिर ये अलग हो जाएगा. ठीक है, फिर ये कंडेंस हो जाएगा और फिर इसका न्यूक्लियस और इनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, ये फिर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा. ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद आता है मेटाफेज 1. अब मेटाफेज 1 में क्या होता है ये देखते हैं. द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब सेम प्रोसेस वैसे चलेगा जैसे माइटोसिस में था. देखिए मियोसिस का जो मेन प्रोसेस है ना वो है प्रोफेज फर्स्ट, उसी में सारा कहानी हो जाता है. ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकानेसिस में ही सारे कहानी हो जाती है. अब क्या है कि मेटाफेज से एनाफेज, टीलोफेज सब सेम है. यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर आ गया पैकेटीन में, डाइकानेसिस में बाहर आ गया और स्पिंडल फाइबर बना अपोजिट पोल में. ठीक है, अब क्या है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर होगा ना, बीच का पार्ट, उससे अटैच हो जाएगा. एक नॉर्थ में जाएगा, एक साउथ में जाएगा. ठीक है, दोनों जगह स्पिंडल फाइबर आए और दोनों में इक्वेटोरियल प्लेट में सेल के बीच में क्रोमोसोम अटैच हो गया. दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे. देखिए एक रह जाएगा इधर, एक हो जाएगा इधर. अब मान लीजिए बीच में ऐसे ऐसे करके क्रोमोसोम है, तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा. ठीक है, तो ये होगा आपका मेटाफेज 1 में. ठीक है, अब एनाफेज में इसको अलग किया जाएगा. ठीक है, ये अब शुरू होगा अलग होना. ये कब होगा? एनाफेज में. मेटाफेज में क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेट में आया और इनका जो माइक्रोट्यूबल थे उनका अटैचमेंट हुआ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया वो देख लीजिए ध्यान से. प्रोफेज 1 में क्या हुआ, एक्सचेंज होने के बाद कंडेंसेशन हो गया. फिर मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल में आके माइक्रोट्यूबल से अटैच हो गए. एनाफेज में दोनों अलग होना शुरू हो जाएंगे. देखिए इनका, इनमें भी दो था, इनमें भी दो था. इनका एक उधर गया, इधर आ गया, फिर दो, और फिर इनका भी दो उधर गया, फिर ऐसे ऐसे करके देखिए डिवीज़न होगा टीलोफेज 1 में. ठीक है, चलिए अब एनाफेज 1 में आते हैं. तो एनाफेज 1 में जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं जिनके साथ आपका, जिनके सेंट्रोमेयर में ये माइक्रोट्यूबल अटैच हुआ था, अब उनको अलग करना शुरू करेगा. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना शुरू करेगा. ठीक है, टीलोफेज 1 में क्या है कि वो कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा. कंप्लीट सेपरेट होने के बाद वो जो न्यूक्लियस, जो क्रोमोसोम कंप्लीट सेपरेट हुआ, नॉर्थ पोल में अलग और साउथ पोल में अलग. अब दोनों के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा. ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप हो जाएगा, तो दोनों का अलग अलग शेप बन जाएगा. ठीक है, डायड ऑफ सेल्स कहलाएंगे, मीन्स एक ही सेल में दो न्यूक्लियस आ जाएंगे. फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद होगा सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन होगा तो फिर एक सेल से दो सेल बनेगा, जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे. ठीक है, चलिए देखते आगे क्या लिखा. ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived. अब क्या एक फेज आता है इंटरकाइनेसिस. तो बेसिकली क्या होता है, जब दो मियोटिक डिवीजन में जो फेज होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, उसी को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं और ये शॉर्ट लिव का होता है. ठीक है, देयर इज नो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1. अब क्या होगा कि इसमें कह रहा है कि इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, वो तो पहले ही हो गया, मियोसिस फर्स्ट के पहले ही हो गया था एस फेज में. ठीक है, अब यहाँ पे नहीं होगा.
अब आता है मियोसिस टू। तो हम लोग देखें यहाँ का एक सेल से 2 सेल बन गया और क्रोमोसोम नंबर भी डिवाइड हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने अच्छे से प्रोफेज 1 में भी पढ़ लिया कि लिप्टोटीन में क्या हुआ, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकोटीन। अब आएगा मियोसिस टू, जिसमें आगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappears and by the end of prophase 2, the chromosome again become compact. अब क्या होगा, जैसा माइटोसिस में प्रोसेस चला था सेम चलेगा अब यहाँ पे। प्रोफेज 2 में क्या होगा, जैसे मियोसिस फर्स्ट खत्म हुआ वैसे मियोसिस 2 शुरू हो गया, उनमें सेल का डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम एलोंगेट होने से पहले मियोसिस 2 शुरू हो गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मियोसिस 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर डिसअपेयर हो जाए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना 2 सेल बन गए। अब उन दोनों के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना था, लास्ट में हम लोगों ने देखा था। तब फिर से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएंगे जब वो मियोसिस 2 होगा, ठीक है। तो फिर से डिसअपेयर जब होंगे तो फिर से उनका दोनों सेल का अपना अपना जो क्रोमोसोम जेनेटिक मेटेरियल वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ प्रोफेज 2 में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ, साइटोप्लाज्म आ गया। फिर माइक्रोट्यूबल भी यहीं बन जाता, ठीक है। फिर मेटाफेज में सेम प्रोसेस चलेगा, माइक्रोट्यूबल जो नॉर्थ और साउथ पोल में चले जाएंगे और उनके जो जेनेटिक मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में आए थे उन दोनों को सेपरेट करने के लिए तैयार रहेंगे। मीन्स अभी क्या मेटाफेज 2 में अटैचमेंट होगा, ठीक है। अपोजिट पोल में चल जाएंगे नॉर्थ और साउथ में और सिस्टर क्रोमेटिड के काइंडोकोर से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखा सेम अलग होना शुरू हो जाएगा, फिर उनको सेपरेट करना शुरू कर देंगे, नॉर्थ को नॉर्थ साइड में खींचेंगे और साउथ को साउथ साइड में। और ये जो याद रखेगा, जो माइक्रोट्यूबल है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में काइंडोकोर के साथ अटैच होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर और काइंडोकोर क्या है तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये सेंटर में कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बना, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये अटैच रहेगा। तो ये जो मैंने डिस्क शेप का गोल जैसा बनाया ये होता है काइनेटोकोर, और ये जिससे अटैच है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सॉरी, चलिए देखिए सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम है। माइटोसिस में मियोसिस में सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंट कहाँ है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में सिर्फ वही समझना है कि जो 5 स्टेज थे प्रोफेज 1 के, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेज, उसमें क्या होगा मेन वही समझना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो एनाफेज में अब धीरे धीरे अलग करना शुरू हुआ। टीलोफेज में क्या होगा, अलग हो जाएगा कंप्लीट, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे वापस से, फिर वापस से न्यूक्लियोलस आ जाएगा और न्यूक्लियर एम्बेलप हो जाएगा। और जो अलग हुआ था ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिज्म, सबके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब आ जा रहा है। और फिर आने के बाद फिर कैरियोकाइनेसिस हो गया, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया और वो अरेंज भी हो गया। अब फिर होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 से 4 से 1 से 2 बन रहे हैं और 2 से 4, क्योंकि देखिए 1 से 2 बन गए थे। अब फिर क्या है, 2 जो बने थे एक एक सेल में देखा कि फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनका न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ क्रोमोसोम का, तो एक सेल में फिर से 2 बने। तो जब उनका डिवीज़न होगा तो कितने हो जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4 आ गए यहाँ पे। और ये सब के सब जो यहाँ ये बन रहे हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि मियोसिस हम लोग का ख़त्म हुआ। तो हम कितना इजी है। और इसी तरह क्या है कि जब आप लोग माइटोसिस की वीडियो देखोगे जो कि मेरे चैनल में मिल जाएगी, बहुत इजी है। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न बहुत इजी है। और इसी तरह बायोलॉजी भी इजी है। मैं एक एक लाइन करके ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि आप लोगों को बहुत इजी लगेगा यार बायोलॉजी कुछ है ही नहीं। क्या है ना कि जब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक लाइन समझ आएगा, तो आप लोग के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना चुटकी का काम होगा। आप तुरंत निकाल लीजिएगा, चुटकी बजाते ही एग्ज़ाम निकल जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा, लगे यार क्या था बेकार का, हम लोग डर रहे थे कि इतना हार्ड एग्ज़ाम होगा नीट का, तो ये सब वो सब, कोई एग्ज़ाम हार्ड नहीं होगा। सारे के सारे एग्ज़ाम आप लोगों को ईजी लगेंगे। अब मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोग अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2। और क्या है कि पहली बार वीडियो देखिएगा तो क्लियर उतना नहीं होगा, इसके लिए क्या है कि बार बार मेरी वीडियो देखिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या आता है लास्ट है हम लोग का मियोसिस का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है वो देख रहे थे, मीन्स इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है।
Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism. कह रहा है कि मियोसिस एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी स्पेसिस होता है ना, उसके स्पेसिफिक क्रोमोसोम को हम लोग कंजर्व करके रखते हैं, जिसका हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मियोसिस किस में होगा, जहाँ सेक्स सेल होंगे, ठीक है, सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होगा मियोसिस। आगे क्या है जरूरत इसका, ये देख लेते हैं। तो अब क्या है कि इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, ठीक है। और भी होता है कि जैसे कि रिप्रोडक्शन होगा, बच्चे बनेंगे तो उनमें वेरिएशन आता है, वो अपने मम्मी पापा की तरह दिखेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं, उनमें वेरिएशन आता है। फिर उनके बच्चे आगे जो आएंगे उनमें भी वेरिएशन आएगा। तो जनरेशन में जो वेरिएशन आता है, जनरेशन टू जनरेशन, वो भी मियोसिस के थ्रू ही आता है, ठीक है। ये भी एक हेल्पफुल होता है। और वेरिएशन क्या है कि एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कि पुराने टाइम में कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो काफ़ी लंबे होते थे, उनके हाथ पैर काफ़ी लंबे, फिर वेरिएशन होते होते आज के टाइम में हम लोग का हाइट कम हो गया, अलग शरीर है। तो ये वेरिएशन है। जैसे देखिए नॉर्थ साइड के पीपल अलग तरह के दिखेंगे, उनमें भी वेरिएशन है, यही सब, ठीक है। अब आता है समरी, और ये समरी में आप लोग जानते हैं कि जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा उसी के बारे में लिखा रहता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व आउट कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा वो किस तरीके से पढ़ा, वो इसी सब का क्वेश्चन। अब बहुत ईजी है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। बहुत ईजी है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, क्यों? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस में डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो वो पहला होगा। जब कैरियोकाइनेसिस होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जो उसमें होगा सेल का डिवीजन। देखिए कितना ईजी है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब मैं यहाँ से आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और अब हम लोग अपने अगले चैप्टर जो कि चैप्टर 11 है प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट 4 में, उसके साथ अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जब पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनको भी शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या है कि मेरे अंदर मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं इस तरह की और वीडियो बना के लाऊं, और अब बायोलॉजी आप लोगों के लिए एकदम ईजी बना दूँ, कुछ नहीं रहेगा फिर बायोलॉजी। ओके, चलिए टाटा बाय बाय।